पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया था और रोटेशनल मोशन में इंट्रोडक्शन हो गया था। हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करना था, थोड़ा सा स्टार्ट भी हो गया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इंपॉर्टेंट रोल इन रोटेशन। जैसे आप लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में मास को पढ़ा हुआ था, वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। कल भी डिस्कस किया था हमने। एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट ले लें, कोई बॉडी ले लें, कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज रिलेटेड टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी भी वस्तु का गुण है जो उसके पार्टिकल्स के मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ particles such as center of mass। अभी जस्ट इसके पहले हमने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास पढ़ाया। सेंटर ऑफ मास भी क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। करता क्या है ये? इट अपोजेस the change in state of a body in rotational motion। ध्यान रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्टेंस में केवल और केवल तब आएगा when a body is in rotational motion। जब कोई वस्तु रोटेशनल मोशन करेगी तब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका कॉन्सेप्ट आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बॉडी में आया कहां से? हमने पहले ही बता दिया, This is related to the mass distribution। आपको पता है a body is a system of particles। A body is a system of particles। तो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह पर हैं। हम यहां पर कह सकते हैं the role of moment of inertia in rotation is similar to the role of mass in translational motion। एक्चुअली पूरे के पूरे रोटेशनल मोशन में रोटेशनल मोशन में हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही समझना है। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, जैसे हमने आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कराया था, रॉड का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, सर्कुलर डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। तो अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे हर स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास डिफरेंट था, वैसे ही सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफर करता है।
और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफर करेगा तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स में क्या होगा, उसका अलग प्रकार से यूज होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो फाइनली हमने क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो इसके रोटेशनल मोशन के स्टेट को चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों को हमने इनर्शिया पढ़ाया था लीनियर मोशन में, वहां ये बता था जिसका इनर्शिया ज्यादा उसके स्टेट को चेंज करने में उतना ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होती थी। तो कुछ कहानी वही यहां पर भी है। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो इस बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने में हमको उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रोटेशन किस पे डिपेंड कर रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लार्जर moment of inertia implies that difficult to put a body in rotation। किसी बॉडी को रोटेशन में ले जाने के लिए हमको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ऐसे ही बॉडी को रोकने में भी हमको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मींस सिंपल भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच रजिस्ट करता है, जो विच अपोजेस किसको, चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। दो प्रकार की स्टेट है, बॉडी या तो रोटेशन में है या तो रेस्ट में है। तो रेस्ट वाली बॉडी को रोटेशन में ले जाना है और रोटेशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाना है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसको प्रॉब्लम भी उतना ही बड़ी फेस करनी पड़ेगी। आइए अब हम इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पार्ट पर चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। एक कण, अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें केवल और केवल एक पार्टिकल है, इसके पहले एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, एमआई डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट थिंग इज डेंसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। और मैंने आपसे कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज। थर्ड, द इंपॉर्टेंट थिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस एक्सिस के अबाउट आप रोटेशन कराने जा रहे हैं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डेंसिटी, शेप एंड साइज। तो पहला साइज हमारा क्या है, सिंगल पार्टिकल। मैं इसे और भी अच्छे से लिख सकता हूं, सिंगल पार्टिकल। सपोज देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल है, दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल है छोटा सा और इसका मास क्या है m। अगर आपसे कोई सिंपली कहे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का आप जड़त्वाघूर्ण निकालिए, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें मास तो गिवन है लेकिन हमें और क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। ये आपका
एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी कैलकुलेट करना होगा हमको बताया जाएगा कि हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम अपने पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से दिस इज आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल is given by I is equal to mr square, means mass of the particle into square of the perpendicular distance from the axis of rotation। इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष। तो पार्टिकल का मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना है कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप इस पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो वो ज्यादा होगी, इस पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो और ज्यादा होगी। ध्यान रखना इस चीज का, जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ध्यान रहे इस पार्टिकल को अगर मैं यहां रख दूं और यहां से भी डिस्टेंस क्या है, आर ही है, यहां रख दूं तो भी डिस्टेंस क्या है, आर है, यहां रख दूं तो भी डिस्टेंस क्या है, आर है। ध्यान दीजिएगा मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, पार्टिकल कहीं पर भी हो, मींस अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल चले तो इसका इनर्शिया भी mr स्क्वायर होगा, इसका भी mr स्क्वायर ही होगा, ये भी mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। इसका मतलब इफ दिस पेन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पार्टिकल r डिस्टेंस पर अगर यहां है तो r डिस्टेंस के सर्कल पर अगर हम पार्टिकल को चलाएं, कहां चलाएं, अगर हम पार्टिकल को, ये नेटवर्क इश्यू किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहिएगा, हमें पता चल जाता है। जैसे ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, घूर्णन अक्ष है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन अक्ष से पार्टिकल यहां रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस कितना है, आर। तो पार्टिकल को मैं यहां भी रख सकता हूं आर डिस्टेंस पर, यहां भी रख सकता हूं आर डिस्टेंस पर, मींस आर डिस्टेंस के सर्कल पे रख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, तो इस आर डिस्टेंस के सर्कल पर पार्टिकल कहीं भी होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम। जड़त्व आघूर्ण इसका mr स्क्वायर ही होगा, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या रहेगा, mr स्क्वायर रहेगा। दूसरी बात, एक बात बताइए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बहुत बड़ी है, ये पेन के साइज का है और बड़ा भी हो सकता है, तो पार्टिकल को मैं चाहे यहां रखूं चाहे ऊपर रखूं और ऊपर रखूं, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज मैं ना करूं, जैसे मैंने यहां किया। देखो दिस इज पोजीशन 1, this is position 2, this is position 3, you can say the particle is moving parallel to axis of rotation, मतलब घूर्णन अक्ष के समांतर चलने पर, कहां चलने पर, घूर्णन अक्ष के समांतर चलने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आने वाला नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो चीजों का रोल है, उस पार्टिकल का मास, पार्टिकल का मास और पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिक फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपके सामने है फॉर अ सिंगल पार्टिकल। एक्चुअली ये सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ा ही जाता है, जब आप सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ लेंगे उसके बाद हम मल्टीपल पार्टिकल्स के पढ़ेंगे, जिसे कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आपके सामने मौजूद है एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। आपकी बात समझ आ गई होगी।
तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल चलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल चलते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स। अगर कोई दिक्कत किसी को हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नहीं, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि यहां पे दो बातें मैंने आपको बताई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज along parallel to axis of rotation, घूर्णन अक्ष के समांतर, घूर्णन अक्ष के समांतर आपको दिखाया मैंने, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर इस लाइन पर इस पार्टिकल को मैं ले आऊं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, बस डिस्टेंस क्या रहे, सबकी आर रहे, डिस्टेंस चेंज ना हो, तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, इफ पार्टिकल मूव्स along a circle of radius r about axis of rotation, मतलब अगर इस पार्टिकल को इस अक्ष के चारों ओर आप सर्कुलर पाथ पे घुमा दीजिए, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, इस पेन के चारों ओर अगर पार्टिकल को मैं ऐसे घुमा दूं, पेन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे मैं पार्टिकल को घुमा दूं, और डिस्टेंस तो हर जगह आर ही रहेगी सर्किल की, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस पॉइंट पर आएगा वही इस पॉइंट पर आएगा, वही इस पॉइंट पर आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जिस भी लड़के को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, आगे की पढ़ाई थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। सिंबल बता दिया हमने, ये सिंबल बताएगा इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेशन करना है, रोटेट करना है, यहां से इसकी हम खोजेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ दिस डिस्टेंस इज r, then moment of inertia I is given by mr square. सेकेंड हेडिंग, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने जो पढ़ा एक पार्टिकल के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में दिस इज फर्स्ट पार्टिकल m1, this is second particle m2, this is third particle m3 and so on, nth particle mn। इस बॉडी में कुल n पार्टिकल्स है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए वी शुड हैव एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमारे पास एक घूर्णन अक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घूर्णन अक्ष होना चाहिए। तो वो घूर्णन अक्ष मैं कहीं भी ले सकता हूं, तो मैं यहां पे क्रॉस्ड ले रहा हूं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पेन हमारी परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से m1 की डिस्टेंस मैंने इसको नाम दे दिया r1, दे सकता हूं। यहां से m2 की डिस्टेंस दिस इज r2, m3 की डिस्टेंस r3, ऐसे ही mn की डिस्टेंस rn। अभी हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, तो वी से I1 विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। I2 का फार्मूला बोलो भाई, m2 r2 स्क्वायर। I3 का फार्मूला m3
r3 square and so on. For nth particle, In will be equal to mn rn square. हमने आपको एक पार्टिकल का फॉर्मूला बताया था mr स्क्वायर। तो हर पार्टिकल की डिस्टेंस, और ध्यान रखिएगा ये जो एक्सिस है इस पे सब के सब परपेंडिकुलर ही रहेंगे, सब के सब इस पर परपेंडिकुलर ही हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्टेंस r1, r2, r3, r4, ठीक है ना। इस प्रकार से nth पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारी in है। क्या है? in। ओके। तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहां लिखेंगे सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी पार्टिकल्स हों दैट इज In। कहां तक जाएंगे हम? In तक जाएंगे। पुट द वैल्यूज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और इसको लिख दिया जाएगा सिग्मा mi ri स्क्वायर। दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल टर्म्स। जब बहुत ढेर सारे टर्म्स होते हैं तो यहाँ पे i लिख दिया जाता है। i इज अ वेरिएबल, i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 3 होगी और i की वैल्यू n होगी। तो फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स i इज गिवन बाय सिग्मा mi ri स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। हम लोग अब तो यूज टू हो गए हैं, कई चैप्टर्स से ये काम करते चले आ रहे हैं। जैसे आपको मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पढ़ाया था, तो वहां पर 2 पार्टिकल का सिस्टम था, फिर 3 पार्टिकल का सिस्टम आया, फिर 4 पार्टिकल सिस्टम आया, उसके बाद हम लोग आ गए थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर। ठीक है ना। किस पे आ गए थे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर आ गए थे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ना है। छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग इसके बारे में करेंगे, लेकिन एक फार्मूला हम लोग और कर लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, जिसे हम कहते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आइए देखते हैं। ये फार्मूला नोट कर लिया होगा आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज। अभी मैंने आपसे बताया कि अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर मैं ये पेन ले लूं तो क्या हम बता सकते हैं कि इस पेन में कितने पार्टिकल्स होंगे? देयर आर इनफाइनाइट पार्टिकल्स। छोटे 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 सबको अलग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में हम लोग एक एलिमेंट लिया करते थे, आपको याद होगा। कोई भी रिजिड बॉडी हो, कोई भी स्ट्रक्चर की रिजिड बॉडी हो, हम क्या करेंगे, उस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसके मास को हम क्या नाम देंगे? dm। dm इज कॉल्ड एलिमेंटल मास। कैसा मास? एलिमेंटल मास। और इस एलिमेंटल मास का
एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r। तो किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेक एलिमेंटल मास, या इसे आप लोग बोलते हैं मास एलिमेंट। एक छोटा सा पार्ट, हर बच्चे के लिए ये छोटा पार्ट अलग अलग भी हो सकता है, किसी का 5 ग्राम का होता है, किसी का 100 ग्राम का होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एलिमेंटल मास लिया, उसका डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज स्मॉल r। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, ये जो आपने एलिमेंटल मास लिया, नाउ इट विल वर्क लाइक अ पार्टिकल। अब यह एलिमेंटल मास एक पार्टिकल की भांति काम करेगा। किसकी भांति? पार्टिकल की भांति काम करेगा। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे हम आई ना कह करके डी आई कह रहे हैं, छोटा पार्टिकल, उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कॉल्ड डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। आपने यही पढ़ा ना, मास इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल डी आई दैट इज इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। दिस इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग। डीएम को बाद में लिख दिया, इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। यही पढ़ाने के लिए हमने आपको इतना मेहनत कराया था सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास आपको याद होगा, जो अप्रोच वहां हम लोग करते थे, सेम वही अप्रोच हमारे पास यहां भी होगी। फार्मूला मिल गया आर स्क्वायर डीएम। अब इसकी मदद से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो जो सबसे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास रॉड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। मैं आपको एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कराने चल रहा हूं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी कैलकुलेट किया जाएगा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो दिस इज द रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। इसका कुछ लेंथ होगा, लेंथ इज कैपिटल एल, mass is capital M and the axis is passing through the center। इसका मतलब अगर यहां पे ओरिजिन है तो ये लेंथ l/2 हो गई, और ये लेंथ भी आपकी l/2 हो गई। कोऑर्डिनेट्स आप बताएंगे इसके -l/2 और इसके +l/2। ये इतनी चीज पता है मुझे, क्या कहा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। फर्स्ट पार्ट कर दें, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इसके मिड पॉइंट से एक्सिस जा रही है, ये मध्य बिंदु से एक्सिस जा रही है। कोई बात नहीं है, अभी एक्सिस को हम ऊपर नीचे कर लेंगे, जहां चाहे वहां कर लेंगे। ये कुछ ऐसा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड। आपके सामने दिखाई दे रही है। इस रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आइए, कोई बात नहीं, सिखाया मैंने अभी आपको। एक एलिमेंटल मास लेना है, यहां से लेके यहां तक, कहीं भी रॉड में हमको एक एलिमेंटल मास लेना है। लो, मैंने यहां पर एक पतला सा स्ट्रिप ले लिया, इसकी लंबाई कुल है dx,
और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हमने x कहा ना, तो आप क्या कहेंगे, टेक स्मॉल एलिमेंट dx at a distance small x from the axis। इस अक्ष से यक्ष दूरी पर, कितना दूरी पर, अक्ष से यक्ष दूरी पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसका नाम क्या लिखा, dx। तो सबसे पहला काम है उस एलिमेंट का मास निकालना, मास ऑफ एलिमेंट। देखिए टोटल मास क्या है, कैपिटल एम, पूरी रॉड का मास कैपिटल एम, पूरी रॉड के मास में किससे डिवाइड कर दो, टोटल लेंथ से। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, m बाई एल, मास पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m बाई एल। इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, dx से। नाउ दिस इज द dm, मास ऑफ द एलिमेंट, और डिस्टेंस क्या है, x। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, और यू कैन से एलिमेंटल मास, जिसे हम DI बोलते हैं, DI इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर dm। अभी पढ़ा आप लोगों ने, x डिस्टेंस पता कर लेंगे, x स्क्वायर dm। इसलिए mi ऑफ रॉड I इक्वल टू इंटेग्रल DI, इंटेग्रल x स्क्वायर dm। कहां से, रॉड कहां से स्टार्ट हो रही है, -L/2 से स्टार्ट हो रही है, और कहां खत्म हो रही है, L/2 पर। इसे कहते हैं लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन -L/2 से L/2 तक। x स्क्वायर dm को सॉल्व कर दो, वैल्यूज रख दो, तो x स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है ना, और dm की वैल्यू क्या है, m बाई एल इंटू dx। m बाई एल तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन से कोई संबंध नहीं है, इसे हम लोग बाहर निकाल लें, m बाई एल आ गया बाहर, इंटीग्रल बचा x स्क्वायर dx। और सारे बच्चों को मैंने इंटीग्रेशन करना सिखाया हुआ है, x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1. So the integration will be m by l x cube upon 3, लेकिन लिमिट कहां से है, L/2 से L/2। पुट द वैल्यूज m by l, x क्यूब मीन्स L/2 का क्यूब माइनस L/2 का क्यूब, 1/3 को मैं ब्रैकेट के बाहर चाहो तो निकाल लूं एक साथ, काम आसान हो जाएगा। हल करिए तो m/3l, इसका l क्यूब, ये क्या हो जाएगा, l क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस l क्यूब अपॉन 8। जरा सॉल्व कर दो, you will get the value ml स्क्वायर अपॉन 12। ये बात आपको याद रखनी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, उसका फार्मूला क्या आया, ml स्क्वायर बाई 12। ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसी में रिवीजन कराने से बेटर है हम सेकंड ऑप्शन पर आ जाते हैं। अगर इस एक्सिस को
इसके एक एंड से पास करा दे। देखो रॉड यहां आ गई, अभी तक एक्सिस कहां थी, सेंटर पे थी, अब एक्सिस कहां आ गई, एक साइड में आ गई। दिस इज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज एल। एलिमेंट आप यहां कहीं बीच में ले सकते हैं, एलिमेंट आप बीच में कहीं ले सकते हैं।